हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपकी पढ़ाई अच्छे जोर से और अच्छे से चल रही होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। आई होप दैट यू पीपल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम। नाउ वी विल गोइंग टू सी हियर द पार्ट 2 of the video series that we have started for the solutions of the sample question paper issued by the CBSE for this year's board exam. Okay, so I have taken here the questions of the physics sections. We already seen some question and the MCQs of the physics, included numerical and the theoretical question in the part 1. Now we will going to see here the solution of the remaining question, and some question will be remaining after that. Then we will going to see as part 3. But before that, if some of you have not seen the solution of the part 1, then they must watch the part 1 video. Okay, now here we will going to start to read the question here. तो मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हो कि राम्या वांट्स टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए गिवन सर्किट। एक सर्किट हमें दिया हुआ है, वहाँ से करंट मेजर करना है राम्या को। तो करंट मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एमीटर। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है कि उसे कौन सा एमीटर यूज़ करना पड़ेगा। सो वी हैव गिवन सम एमीटर्स in the given table with the minimum and the maximum range. So we will first कैलकुलेट द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, क्योंकि जब तक हमें करंट पता नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा एमीटर यूज़ करना है। तो बेसिकली यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करना है। वहाँ आप देख सकते हो बल्ब का एक रेजिस्टेंस है 8 ओम और 4 ओम एक रेजिस्टेंस है, वो पैरेलली कनेक्टेड है, और दूसरा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम। ओके, सो सबसे पहले फॉर फाइंडिंग आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट we will calculate the equivalent resistance of this electrical network, then we will फाइंड आउट द करंट। ओके, सो देखो यहाँ करंट का डायरेक्शन अब क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, बिकॉज बैटरी का टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लेफ्ट साइड में है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये करंट जब फ्लो होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वो पहले 2 ओम रेजिस्टेंस से जाएगा, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली ये सब बेसिक्स आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी मैं कहूँगा कि जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है उन लोगों ने पहला वीडियो देख लेना है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या सजेस्टेड वीडियो में भी आ जाएगा। ओके, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, सो दैट it will be very helpful for you to understand the steps that we will going to include here for the solving this question. So we know that I is equal to V by R by the Ohm's law, हमें पता है। तो I निकालने के लिए सबसे पहले मुझे V और R चाहिए। V तो मुझे गिवन है, तो मैं लिख लूंगा सबसे पहले कि V मुझे क्या दिया है, 12 वोल्ट। Okay, now it is a voltage that is supplied to the whole electrical network, where one bulb is also included. Now you can see that in this circuit the 8 ohm resistance and the 4 ohm resistance are in a parallel. So सबसे पहले मैं उनका एक combined equivalent resistance निकालूंगा parallel का। So for that I know the formula for the parallel combination, that is 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, सो इट विल बिकम 3/8। यस, इट विल बी 3/8। नाउ वी विल गो फर्दर। नाउ आई डोंट वांट द 1 अपॉन आर पी, आई वांट द आर पी। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट पर्टिकुलर 3/8, that is 8/3. Okay, we can keep it as it is or we can also solve it in the decimal format. So it will going to become 2.666 or we can say 2.67. okay, so this is the value of the rp. now देखो ये जो rp है ये 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ किस में है, सीरीज में है। तो अब हम उसका जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो निकालेंगे। सो इट विल बिकम rs इक्वल टू rp प्लस 2 ओम। rp प्लस 2 ओम, rp का वैल्यू कितना है, 8/3 है हमारे पास, 8/3 प्लस 2 ओम, सो इट विल बिकम 14/3। ओके, तो मैं लिखूंगा 14/3, इतना आ गया। फाइन, इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल फॉर्मेट, और अदरवाइज यू विल गोइंग टू कीप इट एज इट इज। ओके, सो इट विल बिकम 4.66 और 6। ओके, सो वी विल राइट हियर अप्रोक्सीमेटली 4.67 ओम। ओके, दिस इज द आर एस। अब हमें पता चल रहा है कि ये जो आर एस है यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इन तीनों रेजिस्टेंस के अलावा हमारे पास और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इस सर्किट में नहीं है। सो कैन आई से दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट? यस, आई कैन से इट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइन, सो अब मुझे रेजिस्टेंस मिल गया है। नाउ वी हैव आल्सो द वोल्टेज दैट इज 12 ओम। yes, 12 ohm. So what I will going to do, I will find out the current, that is V by R, by using the Ohm's law. So it will become 12 upon 14/3. So it will be 36 upon 14. Yes, I can again reduce it by taking the 2 as a common, so it will become 18/7. Yes, so now the answer will be 2.18
how much 2.57 something, yes 2.57 एम्पियर. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड करंट. नाउ अब हमें करंट मिल गया, यानी जो करंट रामा को कैलकुलेट करना है उसका वैल्यू कितना है 2.57 एम्पियर है. नाउ वी विल चेक फॉर द एमीटर. सो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो वैल्यू है करंट की, जो वैल्यू मुझे मिली है वो वैल्यू किस एमीटर की रेंज में फिट होती है वो मुझे चेक करना है. सो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पी एमीटर जो है वो बहुत कम करंट कैलकुलेट कर रहा है, वैसा ही क्यू वाला है. थर्ड देखिए 0 से लेकर 1 एम्पियर, बट मेरा करंट तो 2.57 एम्पियर है. सो ऑब्वियसली इट विल नॉट गोइंग टू फिट इनटू दैट पर्टिकुलर रेंज ऑफ द एमीटर एस, सॉरी आर. नाउ देखो लास्ट वाला, उसमें दिया है एमीटर एस, उसका रेंज है, मिनिमम रेंज है 0 से लेकर मैक्सिमम रेंज 10 एम्पियर. तो यस, मेरा जो 2.57 एम्पियर है वो उस रेंज में फिट होता है. सो आई कैन से दैट आई विल गोइंग टू यूज द एमीटर फॉर द मेजरिंग करंट, दैट इज एस. सो एमीटर एस is used for measuring the current flowing through the circuit. So Rama will choose the ammeter S. Now we will go for the next question. Now we have given the another new question, or another question that is of the solenoid, or it is related with the magnetic effect of electric current. You can see there is one helical coil is given on the screen. Okay, a helical coil whose length is greater than its diameter. यानी क्या दिया है कि एक हेलिकल कॉइल है जिसकी लंबाई उसकी डायमीटर से थोड़ी ज़्यादा है. तो वो कॉइल हमें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. अब वहाँ कुछ सब क्वेश्चंस पूछे हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं एक्चुअल में. आपको सिर्फ थोड़ा कंसेप्ट और थोड़ा बेसिक्स अप्लाई करना है. उस बेसिक्स को अप्लाई करने के लिए आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझ लेना है. सो आई एम हियर टू हेल्प यू पीपल एंड ऑल, बिकॉज आई नो दैट लॉट्स ऑफ द पीपल और लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स विल गोइंग टू डू द मिस्टेक in this cases, because what happen is that they don't get the meaning of the question and all. So here we will going to see how we can going to solve such questions easily. Okay, तो पहला सब क्वेश्चन देखिए, how does the magnetic field at a point P compare with the magnetic field at point Q? You can see there are the 2 points given inside the helical coil, and that helical coil is connected with the battery, so obviously it will work as a solenoid. Now आप देख सकते हो P और Q पॉइंट क्या है, वो अंदर की साइड में है और दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन. इफ आई विल गोइंग टू ड्रॉ सिमेट्री of that particular coil or one axis, then we can get the idea that point P and Q are lying on the same axis, or on the same axis or on the same line. So I will say the magnetic the magnetic field intensity at point P will be equal to point Q. क्यों? क्योंकि point P और point Q एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं. सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ magnetic field at point P equal to magnetic field at point Q. So the magnetic field strength will remain same, and this is one characteristics of the magnetic field lines of the solenoid. Yes, हमने पढ़ा है, शायद आपने पढ़ा होगा कि magnetic field inside the solenoid remains same or uniform. Yes, yes or no? Yes, because magnetic field lines are parallel to each other inside the solenoid. Clear? Now we will go for the another second sub question. ये तो बहुत ईजी है, आपको पता होना चाहिए. State one way in which the strength of the magnetic field inside a current carrying helical coil can be changed. So इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जब आपके पास एक हेलिकल कॉइल दिया है तो उसका आप मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो. तो आपके पास डिफरेंट वेज होती है. मैं यहाँ तो इस क्वेश्चन में सिर्फ वन वे पूछा है, मगर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ हम 2 वेज भी यूज कर सकते हैं. वैसे नंबर ऑफ वेज है. सो आई विल गोइंग टू सॉल्व इट ऑन द स्क्रीन एंड यू विल गोइंग टू गेट द आइडिया हाउ वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फील्ड. अब चेंज करना है यानी क्या करना, कम करना है या ज़्यादा करना. कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. सो इट विल बी बेटर दैट we have to keep it simple, that just change, either it will be increase or decrease. Okay, forget about that. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमें किसी हेलिकल कॉइल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कम या ज़्यादा करनी है तो 2 ऑप्शंस हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं. 1 नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना है, या दूसरा वो जो करंट होता है उस करंट को चेंज करना है. सो आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट ऑप्शन इज, फर्स्ट आपको एक ही लिखना है मगर यहाँ 2 दे रहा हो आपको, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमें दूसरा याद आना चाहिए. बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द
कॉइल। तो अगर हम कॉइल के अंदर का जो करंट है वो कम या ज़्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही चेंज होगा। और बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, जो कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिख रही है हेलिकल कॉइल की, उनको अगर हम कम या ज़्यादा करते हैं तो उस हिसाब से, एंड अकॉर्डिंग टू दैट देयर विल बी द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल। फाइन, I hope that this solution is also got to you, and you can solve this question very easily by using the simple concept of the magnetic effect of electric current. Okay, and this question is related with the helical coil, or we can say simply solenoid. Okay, now we will go for the next question. So this question deals with the refraction of light. So I am writing here, or I am reading here the question, that is absolute refractive indices of the two media, that is P and Q, are given to us. So I will write first. ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सिंपली पढ़ लेना है और जो जो गिवन है वो लिख लेना है. सो इट विल बी इजियर फॉर अस टू अप्रोच सच क्वेश्चंस एंड ऑल. फाइन. सो देखो, NP is equal to 1.33 and NQ is equal to 2.52. These are the two refractive indices of the two different media, that is P and Q, and we have given the speed of light in the medium P, that is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Okay. So what we have to calculate here? We have to calculate the speed of light in the medium Q. So for that I will say that I should know the first basic relation in between the refractive index and the speed of light. Okay, so basically absolute refractive index of any medium is given by the speed of light upon speed of light in that particular medium. Okay, what I have said, speed of light in vacuum divided by speed of light in that particular medium. So I will write according to that the formula, that is NP equal to C upon VP, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दिया है. उसी तरह से मैं लिखूंगा NQ इक्वल टू C अपॉन VQ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ. सर ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्यों देना है? क्योंकि क्या करना है, हमें VQ निकालना है. सो वेन एवर वी यूज टू कैलकुलेट सम क्वांटिटीज, देन इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन और द सम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ द फिजिक्स, अगर हमें अननोन क्वांटिटी निकालना है या फिर कोई दो क्वांटिटीज़ का रेशियो फाइंड करना है या उनके बीच में अगर कंपैरिजन करना है, तो हम क्या करते हैं, जनरली उन दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं. तो वही मेथड हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे. सो आई विल राइट हियर दैट डिवाइड इक्वेशन 1/2. सो मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर लूंगा. सो व्हाट विल बी देयर, इट विल बी NP अपॉन NQ इक्वल टू C upon VP divided by C upon VQ. Now CC is equal, so CC will get cancelled or divided to each other. So what is remaining? VP upon VQ. So it will become, VQ upon VP, because it is in the denominator, so it will come back to the numerator now. Now हमें निकालना है VQ, so I will write it simply NP upon NQ, और ये जो VP है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर. अब NP का वैल्यू मेरे पास कितना है, मुझे दिया है 1.33. NQ का कितना है, 2.52. यस, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड सिंपली. अब देखो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं 2.52 को, सो इट विल बिकम 1.26. नाउ सो आई कैन राइट 1.33 divided by 1.26 into 10 to the power 8. So you can see that there are only two digits after the decimal point in the numerator and the denominator, so I can simply write them as a 133 upon 126, okay, and multiplied by 10 to the power 8. Okay, now we will go further. So just we will going to divide these two quantities, so we will going to get the answer, that is 1.05 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. अब बोलोगे सर आपने डायरेक्टली कैसे लिखा है? एक्चुअली डायरेक्टली नहीं लिखा है, मैंने इसका कैलकुलेशन पहले ही रफ में किया था, क्योंकि यहाँ समय ज़्यादा हमारा नहीं वेस्ट होना चाहिए इसलिए, मगर एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलॉट नहीं होता. सो व्हाट वी गॉट हियर, VQ इक्वल टू 1.05 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम Q. Now we will go for the second question. If the angle of incidence for a ray of light traveling from the medium P to Q इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमें पता है कि मीडियम P है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम Q से कम है, तो आई कैन से दैट मीडियम P इज द रेयरर एंड मीडियम Q इज द denser one. Now what is happening here, light is traveling from rarer to denser medium, and because of that there should be the bending of light. But what is happening here, angle of incidence is 0. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या है, 0 है. तो हमें चेक करना है कि जो सेकंड मीडियम Q है वहाँ लाइट रे कैसी होगी, उसका पाथ कैसा होगा. तो यहाँ मैं आपको समझने के लिए एक अच्छा सा डायग्राम बना के दे रहा हूँ, एक सिंपल सा. सो वी नो दैट P इज अ रेयरर एंड Q इज अ डेंसर. नाउ बेसिकली जब कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला जाता है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड नो हाउ टू ड्रॉ the normal. So normal is a perpendicular line to the surface or any plane. Now it is a normal, and I will going to take the incident ray as
along the normal. Why? Because angle of incidence is 0 है ना, तो angle between the normal and the incident ray is 0. So because of that I have taken that. तो इस केस में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे है वही नॉर्मल के अलॉन्ग आ रहा है, तो इस केस में आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट रे बेंड नहीं होगी, सो इट विल गो स्ट्रेट. So we can say that ray of light will passes undeviated, or it will not going to bend in the medium Q, because the angle of incidence is 0, so there will be no any refraction or bending of light. Okay, so I am writing here, ray of light go straight, it will not bend in the medium Q. So in this way you can solve this question easily. ओके, तो ये हमारा सब क्वेश्चन सेकंड का आंसर था. यहाँ हमने सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई किया बेसिक की, रिफ्रैक्शन के लिए कुछ तो भी मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए. अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है एंड नॉर्मल के अलॉन्ग अगर इंसिडेंट रे आती है तो उसका बेंडिंग नहीं होता है, इट विल पास एज इट इज़ अनडेविएटेड फ्रॉम द सेकंड मीडियम. ओके, फिर मीडियम कौन सा भी हो आपका. नाउ वी विल कम फॉर द अनदर न्यू क्वेश्चन, दैट इज कावेरी कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द एनर्जी इफिशियंसी ऑफ द टू डिफरेंट बल्ब. अब कावेरी के पास दो डिफरेंट बल्ब है, उनका एनर्जी इफिशियंसी उसे चेक करना है एंड स्टडी करना है. शी कनेक्टेड अ बल्ब A having resistance 100 ohm to 240 volt power supply in a laboratory. तो उसे एक बल्ब दिया गया है और she has a one bulb that having the name A and having some resistance that is 100 ohm and the 240 volt power supply is also there. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर पावर का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड होना यानी एग्जैक्टली क्या होना, ये भी हमें पता होना चाहिए, बिकॉज विदाउट दैट वी विल नॉट एबल टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. तो जिनको इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत होती है या फिर प्रॉब्लम आता है उन बच्चों ने थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है. एंड सच क्वेश्चंस बिलोंग्स टू द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, और वी कैन से choice based question that used to be there in the board exam. So I am reading here, a bulb having a resistance of 100 ohm to a is connected to a 240 volt supply. Okay, so simultaneously I have to write the given also. So I will write here for bulb A, my resistance will be RA, that is 100 ohms, this supply will be 240 volt. Fine, now I will go further, I will check what way to calculate. Okay, how much energy will be consumed by the bulb if it is kept on for 4 hours each day. तो क्या हो रहा है, यहाँ एक बल्ब है, उसको अगर हम हर दिन 4 घंटा एक पूरा हफ्ते भर के लिए ऑन रखते हैं, मीन्स वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर बल्ब फॉर अ होल वीक एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज per day is 4 hours. Okay, so total time will become, now in 1 week we used to have the 6 days, so 7 days, so I will write the 7 multiplied by 4, that is equal to 28 hours. So total time of the consumption or utilization of the electrical energy by the bulb will be 28 hours. Okay, now we know that we can calculate the energy in the kilowatt hour, electrical energy in the kilowatt hour, but in this question we have to convert, or we have to calculate that energy into kilojoule. Okay, in the kilojoule. So I will write energy consumed is equal to power multiplied by time. Okay, सर अब ये फार्मूला कहाँ से आया, तो आपको ये फार्मूला कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी. नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, वी हैव गिवन द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, वी हैव नॉट गिवन द करंट एंड ऑल. सो व्हाट वी विल राइट डाउन हियर, v स्क्वायर अपॉन r, दैट इज द फार्मूला फॉर एनर्जी कंज्यूम्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. व्हाई? बिकॉज बेसिकली वी नो दैट पावर consumed by any device is equal to energy upon time, is equal to any energy upon time. So power consumed by any device is electrical energy upon time. So it will become power multiplied by time, energy will be equal to power multiplied by time. Now we know the different formulas of the power through the heating effect of electric current. So I can write it as a VIT, I can write it V square multiplied by T, or I can write I square RT. Now I have to choose the formula according to the given quantities. Now we have given the voltage and resistance, so I will just take the formula, that is V square upon R multiplied by T. So I have chosen those so I have selected that particular formula.
Now I will going to put the values there. Okay, so what is V square here? 240 multiplied by 240 divided by resistance, that is 100 ohm. So and multiplied by 28, that is the time. Okay, so 0 will get cancelled, so I will write here 28 multiplied by 576. What is 576? It is the square of the 24. The multiplication of these two quantities will be 16128 16128.80. okay, it should be there, or we can approximately write it as it is. Now it is watt hour. Why it will be watt hour? Because our timing is given in hours. Yes. Now I will convert it into the kilowatt hour, so I will divide it by the 1000, so it will become, and also I have to convert the hour into seconds because I require the answer in the kilojoule. So I will write in one, in place of hour I will write 3600. Now 00 will get cancelled, so what is remaining now? 16128 multiplied by 36 divided by 10. So I have divided the 16128 by 10, so it will become 1612.8 into 38. So the answer of this particular two quantities, or product of these two quantities, is 58060.8 kilojoule. What is the answer? 58060.8 kilojoule. So this is my required answer for the electrical energy consumed by the bulb A. So I will write here energy consumed is 58,060.8 किलोजूल. आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा बहुत फास्ट नहीं, थोड़ा ढंग से ही लिखा है मैंने, और थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को सॉल्व करके दिया है, जिसके कारण आपको ये समझ में आना चाहिए. सो यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. जिन बच्चों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा वीडियो को बैकवर्ड लेके जाओ, थोड़ा पीछे लेकर जाना है, और फिर अगेन स्टेप्स को ऑब्जर्व करना है, और थोड़ा खुद होकर भी सॉल्व करके देखना है. मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो सभी को समझ में ही आ रहा होगा, बिकॉज एवरीवन हैव द डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग. बट अगर किसी चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका सोल्यूशन आ जाता है, आपको सोल्यूशन मिल जाता है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अनदर सब क्वेश्चन है उसको हम किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे. सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज गिवन देयर. ओके, सो व्हाट इज द अनदर सब क्वेश्चन? कावेरी कनेक्ट्स. अब क्या कर रही है कावेरी? कावेरी वो जो पहला बल्ब था, बल्ब ए, उसको बल्ब बी के साथ सीरीज में कनेक्ट कर रही है. सिमिलर बल्ब है, सिमिलर बल्ब होना यानी क्या होना? उसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा. रेजिस्टेंस विल बी सेम, मटेरियल ऑफ दैट बल्ब विल बी सेम एज दैट ऑफ बल्ब ए. सो नाउ वी हैव द अनदर एक्स्ट्रा बल्ब दैट इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद ए. सो उनका सीरीज में कनेक्शन होने के कारण रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा, हमें पता है. सो फर्स्ट आई विल राइट हियर आर ए इज इक्वल टू आर बी. सर क्यों इक्वल लिया है? वाई? बिकॉज बोथ आर हैविंग द similar properties. So 100 ohm resistance will be there for both resistances. Then I will go further. Now this whole combination of the now this whole series combination is connected to the 240 volt supply. Now for your simplicity or for your understanding, I am writing I am just drawing here a simple series connection of the two bulb. You can see there. So यहाँ दो बल्ब है, तो उन बल्ब को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है, और इस सीरीज कॉम्बिनेशन का पूरा सप्लाई जो है मैंने 240 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया. अब मुझे पता है कि इन दोनों के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज मिल रहा है वो 240 है. क्या है? 240 है. सो और करंट जो पास होगा वो क्या होगा? सेम होगा. करंट क्या होगा? पास होगा वो सेम होगा. वोल्टेज क्या हो जाएगा? थोड़ा डिफर हो जाएगा. इस तरह से हम एक वोल्टमीटर वहाँ कनेक्ट करेंगे और फिर यहाँ इसको बैटरी का सप्लाई देंगे. सो ये 240 वोल्ट होगा. तो सीरीज कॉम्बिनेशन को, यानी मेरा टोटल जो पोटेंशियल है वो दोनों के लिए कितना है? 240 है. सो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा डिवाइड हो जाएगा. दोनों डिवाइड होना यानी मतलब कि बाइफरकेट हो जाएगा. सो इट विल गोइंग टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द बल्ब ए एंड बल्ब B. Okay, I have wrongly written that particular VA is equal to VB. Sorry, it will not be VA equal to VB. It will be VA and VB separately. But forget about it now. Okay, you can understand that now. That is not a major mistake and all. Now
आई हैव टू चेक विल देयर बी एनी चेंज इन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब. सो किसी भी बल्ब का ब्राइटनेस अगर कम है या ज़्यादा हो रहा है इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उनका पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इनिशियल कंडीशन में जो पावर था बल्ब के अक्रॉस वो कितना था, मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा 576 वैट. ये हमने पहले भी सॉल्व किया. जो पहला वाला फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारा आधा आंसर इसी पार्ट का था. नाउ इन द सीरीज व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द इंक्रीज इन द resistance, that is 100 plus 100. So I will take the equivalent resistance of the series combination RS as a 200 ohm. Okay, now this whole 200 ohm resistance is connected to the battery having the voltage supply of the 240 volt. So I can calculate the power of this series combination as, or total power across the series combination will be V square upon R again. So I will take the values of the series combination. So I will write here 240 multiplied by 240 और 240 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 200. यहाँ मैं लिख लेता हूँ 240 मल्टीप्लाइड बाय 240. 0 विल गेट कैंसल्ड. ओके, 24 become 576 and divided by 2. Okay, now what will be the final answer? So final answer will become 288. I think yes, it will be 288. So what is the power? That is 288 watt. Now this power is for the both bulbs A and B. Now bulbs are connected in the series, so I can just distribute the power. So both resistances having the same value, so I can say that the power across, or power consumed by the bulb A, will be half of the given total resistance, that is 288. So it will become 144 watt. Okay, so you can see that after connecting the A with B, we will going to get the new power as a 144. तो आपको दिख रहा होगा यहाँ कि now the new power consumed by the bulb A is less than the original power, that is 576. So what will happen? There will be the reduction in the, or there will be low brightness. So we can say that power consumed by the bulb A in initial condition is more than the power consumed by A in the series combination. So because of that, now it will going to glow dimly, or we can say that the brightness of the bulb A will going to get decrease. तो अगेन मैं इसका रिकैप कर देता हूँ आप लोगों के लिए हिंदी में. सो क्या हो रहा है कि यहाँ दो बल्ब है, बल्ब को जब हमने सीरीज में कनेक्शन कर दिया तो इनिशियली जो पावर था वो अब रिड्यूस होके कम हो गया. तो ए के अक्रॉस जो पावर है अब वो 144 वैट है. इसका मतलब है पावर कंजम्पशन कम हो गया, इसका मतलब उसका ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो आई विल फाइनली राइट हियर लो ब्राइटनेस. फाइन. सो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इजीली समझ लेना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है और अकॉर्डिंगली हमें उसको सॉल्व करना है. आई होप दैट आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा. बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए मैंने भी थोड़े इफर्ट्स लिए हैं कि आप लोगों को समझना चाहिए. इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप्स आपको सॉल्यूशन बताया है. मैं ऑब्वियसली उस प्रोसीजर में बिलीव नहीं करता हूँ कि बच्चों को कुछ भी बता दो और फिर उसको आंसर मिल जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. समटाइम क्या होता है कि मैं भी आपको बता रहा हूँ मगर कुछ स्टेप्स आपको फिर भी मिस हो रही होंगी या फिर नहीं क्लैरिफाई हो रही होंगी, तो आपको उस सॉल्यूशन को वापस देखना है, थोड़ा ढंग से समझ लेना है, आपको आएगा आंसर. एंड आई बिलीव दैट यू पीपल विल गोइंग टू स्कोर maximum mark after watching this videos and all. Okay, so what is happening here is that some 2 or 3 questions are still remaining there because मेरे पास समय कम था और ये वीडियो भी ऐसे ही लॉन्ग हो चुका था. तो ज़्यादा लंबे वीडियोस आपको बोर भी करते हैं, ये भी बात मुझे पता है. सो बिकॉज ऑफ दैट आई विल गोइंग टू स्टॉप दिस सेक्शन हियर एंड वट एवर द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द फिजिक्स are there in the sample question paper of the 2024 will be covered in the third and the last part of the video series of the solution of the sample question paper of the 2024. So I hope that you people are enjoying your studies, you people are watching these videos very well. और आपको अगर ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए. आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, सर्कुलेट कीजिए. इट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर मी ऑल्सो. एंड आई होप दैट यू पीपल आर स्टडिंग वेल. अच्छे से पढ़ाई करिए, कुछ भी अगर डाउट है तो मुझे पूछिए. आई विल ट्राई टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच.